morning to all dear students. Today we are starting our third lecture in which we will deal with further concentration terms. लेक्चर 2 तक हमने कवर किया था मोलैरिटी को और नेक्स्ट हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो क्या है हमारी बच्चों? नॉर्मेलिटी. हेडिंग लगाइए नॉर्मेलिटी. नोट डाउन द डेफिनेशन प्लीज. Normality is the number of gram equivalent Normality is the number of gram equivalent of solute present in unit volume of solution. ठीक है बच्चों. अब देखो नॉर्मेलिटी का भी बताना मतलब क्या काम है बताने का. नॉर्मेलिटी भी यही बताती है कि जो हमारी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसी है. अब बट यहाँ पे तरीका थोड़ा अलग है. नॉर्मेलिटी क्या है कि सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिलाए गए हैं और वो कितने वॉल्यूम में मिलाए गए हैं, ये उसकी क्या होती है नॉर्मेलिटी. अभी आपको समझ नहीं आया होगा, चलो देखते हैं. ग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है? ये हमारा क्या होता है? मास या वेट. एक ही चीज़ होती है केमिस्ट्री के अंदर, मैंने आपको बताई थी. इक्विवेलेंट से मीनिंग है यहाँ पे इक्विवेलेंट मास. किससे है? इक्विवेलेंट मास. तो बच्चों वास्तव में मैंने आपको लास्ट लेक्चर तक बताया था कि जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है फॉर्मूले से उनकी डेफिनेशन निकलती है. अब देखो कैसे. नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम EQ. EQ इज इक्विवेलेंट एंड वॉल्यूम ऑफ. अब मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर वाली टर्म होती है वो किसके लिए होती है? हमारी सॉल्यूट के लिए. और नीचे वाली जो टर्म होती है वो किसके लिए होती है बच्चों? हमारी सॉल्यूशन के लिए. तो यहीं से डेफिनेशन बनी होगी. नॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है बच्चों. अभी मैं आपको थोड़ा सा और इसे समझा देता हूँ. आपकी डेफिनेशन बस ये है कि इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. ये ज़्यादा मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है B12 के लिए, बट फिर भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे. नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन हमारा क्या? वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर. ये बात मैंने आपको बता रखी है कि वॉल्यूम हमेशा कहीं में होना चाहिए? लीटर में. अब ग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है? W को. EQ किसे रिप्रेजेंट करता है? इक्विवेलेंट मास को. तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू W. अभी इक्विवेलेंट मास हमारा कहाँ पे चले जाएगा? यहाँ पे इक्विवेलेंट मास. और V हमारा कहीं में लीटर में. ठीक है बच्चों. अब हम क्या कर सकते हैं? इसे कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी हमें जानना होगा व्हाट इज इक्विवेलेंट मास एंड व्हाट इज जनरली वेट, या इससे तो हम जनरल मास भी बोल सकते हैं. ठीक है बच्चों. ये जो होता है ना मास, ये तो होता है कि हम कितना सोल्यूट डिसोल्व करते हैं. ये क्या होता है बच्चों? हमारा हम कितना सोल्यूट अपनी तरफ से डिसोल्व करते हैं. जैसे 25 ग्राम ग्लूकोज इज डिसोल्ड, तो कितना? 25 ग्राम है ना, तो ये हमारा W है. अब क्या है हमारा इक्विवेलेंट मास? क्या होता है एक बार ये देख लेते हैं. इक्विवेलेंट मास होता है हमारा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. ठीक है बच्चों. अब इक्विवेलेंट मास को जानने के लिए आपको मोलर मास और एन फैक्टर को जानना जरूरी है. अब मोलर मास क्या होता है? मोलर मास तो आपको पता होगा. जैसे कोई कंपाउंड है हमारे पास में ग्लूकोज C6H12O6. अब कार्बन का मास, हाइड्रोजन का मास, ऑक्सीजन का मास सबको ऐड कर दो. तो ऐड करने के बाद जो यहाँ से वैल्यू आएगी वो उसका क्या होगा? मोलर मास. और उसमें उसे किससे डिवाइड कर दो? एन फैक्टर से. अब ये एन फैक्टर के बारे में बात करेंगे. तो देखो बच्चों, अभी तक हमने क्या देखा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम तो ऐसा कैसे ही है भी.
ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने कैसे खोल लिया यहाँ पे, ग्राम को कैसे वेट में और इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मास में ऐसे रख लिया मैंने इसे फॉर्मूले के अंदर। इक्विवेलेंट मास क्या होता है हमारा, इक्विवेलेंट मास होता है हमारा EM विच इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास तो हमें फॉर्मूला देखते ही पता लग जाता है, जिस कंपाउंड का भी फॉर्मूला क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है उसका मोलर मास तो वहीं से पता लग जाता है, और एन फैक्टर हमें अलग से सीखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से मतलब खोल देता हूँ फॉर्मूले को, आप नोट कर ले साथ साथ। अब W अपॉन इक्विवेलेंट मास को मैं कैसे खोल सकता हूँ, m0 अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर, और ये क्या है हमारा, V मस्ट बी इन लीटर। ये भी हमारा फॉर्मूला है। और अगर मैं इसे ml में रखना चाहूँ तो W अपॉन m0 इंटू V। ml में अगर गिवन हो तो आप ml में यहीं पर रखें, ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करा दें, कितने से बच्चों, 1000 से। ये भी हमारी क्या है, ये तीनों हमारे क्या बच्चों फॉर्मूले हैं नॉर्मेलिटी के। बट इसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, एन फैक्टर को सीखना होगा कि एन फैक्टर क्या होता है, NF इज़ एन फैक्टर। इसकी कैलकुलेशन अभी अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे निकलता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नोट डाउन प्लीज़। N factor which is represented by NF. It is different for different solutes. It is different for different solutes. वास्तव में एन फैक्टर क्या होता है, जो चीज़ हम अपनी साइड से ऐड करते हैं उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, और वो सोल्यूट किस टाइप का है वो उस टाइप के सोल्यूट पे डिपेंड करता है। अलग अलग टाइप के सोल्यूट होने की वजह से अलग अलग एन फैक्टर होता है। अब हमारे जो सोल्यूट में भी, हमारे सोल्यूट जो हो सकते हैं वो कौन कौन हो सकते हैं, सोल्यूट में भी एसिड, बेस, सोल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है बच्चों, हम जो चीज़ अपनी साइड से ऐड करते हो वो हमारा सोल्ट भी हो सकता है, H2SO4 HNO3 वगैरह, कोई बेस भी हो सकता है, कोई सोल्ट भी हो सकता है, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है, और उस एसिड को पर डिपेंड करेगा कि उसका एन फैक्टर कितना होगा। तो अभी आपको कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर बताया जाएगा, आप यहाँ तक क्या कर लो, नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अलग अलग सोल्यूट के लिए एन फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होती है, और उसका मोलर मास भी रखना पड़ता है, तो उससे इक्विवेलेंट मास निकल जाता है। क्या हमारा फॉर्मूला बच्चों, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर पता लग जाओ हमें, तो मोलर मास हमें पता होता है, कंपाउंड का नाम से ही पता लग जाता है, तो इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। इक्विवेलेंट मास निकलती है हमारी, नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन भी निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग लगाओ, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, ये बहुत ईजी है बच्चों। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग कंपाउंड्स के लिए अलग अलग होता है। आपको क्या देखना है कि वो कंपाउंड हमारा एसिड भी हो सकता है, तो एसिड के लिए एन फैक्टर अलग होगा। बेस भी हो सकता है हमारा, उसके लिए हमारा एन फैक्टर अलग होगा। कोई वो सोल्ट हो सकता है, उसके लिए एन फैक्टर हमारा अलग होगा। एसिड्स किन्हें बोलते हैं हम, एसिड की 3 थ्योरी है बच्चों हमारे पास में। सबसे पहले आरेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टेड एंड लोरी एंड लुईस कॉन्सेप्ट, ये हमारी 3 थ्योरी है। आरेनियस एसिड, सबसे पहली जो थ्योरी है वो कौन सी है बच्चों, आरेनियस थ्योरी। आरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड किन्हें बोले जाता है, 10th क्लास में हम पढ़ के आते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H आयन प्रोड्यूस करते हो, H2SO4, HNO3, CH3COOH, पहले H3PO4, HCl, CH3COOH,
ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है, ये हमारे हैं एसिड्स। ओके, अब एसिड्स की सबसे खास पहचान क्या होती है, उनके पास में H+ आयन होता है। क्या होता है उनके पास में, H+ आयन। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को छोड़कर, COOH को छोड़कर, वो H आयन स्टार्टिंग में ही नज़र आ जाते हैं हमें। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं COOH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है बच्चों ही। तो इसका जो H होता है ये बाद वाला होता है। बाकी सभी एसिड्स का स्टार्टिंग के H को काउंट कर लो, वो उसका इन्फेक्टर होगा। जैसे H2SO4 में कितने H है, 2, तो इसका इन्फेक्टर कितना होगा, 2। HNO3 में कितने हैं, 1, 1। H3PO4 में 3, और CH3COOH में उन्होंने बताया COOH के जितने भी होंगे उनका लास्ट वाला देखा जाता है, तो ये कितना, 1। कोई भी एसिड हो उसके लिए H आयन का नंबर ही उसका इन्फेक्टर होता है। और किसी एसिड के लिए डिफाइन होता है बेसिसिटी। किसी एसिड के लिए क्या डिफाइन होता है बच्चों, बेसिसिटी। किसी एसिड के लिए डिफाइन होता है बेसिसिटी। अब बेसिसिटी क्या होता है, उसके पास में नंबर ऑफ H आयन कितने हैं, नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं, नंबर ऑफ H+ आयन। अब H2SO4 के पास में कितने H+ आयन है, 2 है ना। तो बेसिसिटी भी ये चीज़ होती है कि उसके पास में कितने H आयन होते हैं। वास्तव में एसिड के लिए बेसिसिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर होता है। बेसिसिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर होता है। आप उस एसिड की बेसिसिटी चेक करो, और बेसिसिटी क्या हमारी, नंबर ऑफ H+ आयन। नंबर ऑफ H+ आयन आपको यहाँ से पता लग जाएंगे देखते ही। H+ आयन देख लिया आपने, तो उसकी बेसिसिटी डिफाइन होगी। बेसिसिटी डिफाइन होगी तो उसका इन्फेक्टर होगा। तो डायरेक्ट सीधी सी बात यह है कि जितने H+ आयन उसके पास में है वो उसका क्या है, वो उसका इन्फेक्टर है। अब कोई बेस ले लेते हैं। बेस की पहचान क्या होती है बच्चों, बेस की पहचान होती है उसके पास में OH- हाइड्रोक्साइड आयन होता है। जैसे NaOH, KOH, CaOH की होल ट्वाइस, AlOH की होल थ्राइस। अब बेस क्या होते हैं, जो OH आयन देते हैं वाटर के अंदर। और बेस के लिए क्या डिफाइन होती है, बेस के लिए डिफाइन होती है एसिडिटी। बेस के लिए क्या डिफाइन होती है, एसिडिटी। और ये क्या होती है कि उसके पास वो OH आयन कितने हैं, OH आयन कितने हैं, और जितनी एसिडिटी होगी वही उसका इन्फेक्टर भी होगा। तो बताओ बच्चों, NaOH के पास में कितने हैं, 1, तो इन्फेक्टर 1। KOH के पास में कितना है, 1। CaOH की होल ट्वाइस के पास में कितना है, 2। इसके पास में कितना है, 3। तो OH आयन कितना है उसके पास में, वो उसकी एसिडिटी होती है किसकी, बेस की। और एसिडिटी क्या कितनी होती है, कितने OH आयन है, और जितने OH आयन है वो इसके क्या होगा, इन्फेक्टर भी। तो बेस हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी बेस है हमारे, इनके पास में कितने OH आयन है, वो इनका क्या है बच्चों, एन फैक्टर। तीसरा हमारा क्या है, तीसरे हमारे सोल्ट है। अब सोल्ट की क्या पहचान होती है, ना तो इनके पास में H+ आयन होता और ना इनके पास में OH- आयन होता है। जैसे हमारा सबसे सिंपल है NaCl, MgCl2, AlCl3, और एक और लेते हैं K2SO4। चलो दूसरा ले लेते हैं Al2S3। ये सारे के सारे हुए हैं जिनके पास में ना तो H आयन है और ना ही OH आयन है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास में ना H आयन होते हैं और ना ही OH आयन होते हैं, मतलब वो वाटर में डिसोल्व करने के बाद ना तो H+ प्रोड्यूस करते हैं और ना ही OH- प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे सोल्ट। जैसे NaCl को डिसोल्व करो तो Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव प्रोड्यूस होगा, तो H और OH नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, सोल्ट। अब सोल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, या तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज पता करो, या तो उस कंपाउंड के अंदर टोटल पॉजिटिव चार्ज पता करो, और टोटल नेगेटिव चार्ज पता करो आप कितना है। जितना टोटल पॉजिटिव होगा उतना ही हमेशा टोटल नेगेटिव होगा। एक कंपाउंड इज ऑलवेज न्यूट्रल, ए कंपाउंड इज ऑलवेज न्यूट्रल, इट मीन्स इट हैविंग टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड हो आपके पास में, उसमें जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव भी होता है, तभी तो कंपाउंड न्यूट्रल होता है हमारा। और जब हमारा कंपाउंड न्यूट्रल है तो या तो हम उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लें या उसका हम टोटल नेगेटिव चार्ज ले लें, बट हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होगा, हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होगा, केवल वैल्यू लेनी होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 2 पॉजिटिव से मैं
तो पॉजिटिव से कोई मीनिंग नहीं है, और अगर 2 निगेटिव है तो हमें निगेटिव से कोई मीनिंग नहीं है, हमें केवल वैल्यू लेनी होगी। ठीक है बच्चों, सोल्ट के लिए एन फैक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल निगेटिव। ठीक है बच्चों, अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल से समझा देता हूँ कैसा। NaCl है, अब NaCl तो सबसे ईजी होता है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। मैंने आपको बताया था ना, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव है और एक ही निगेटिव है, या तो आप पॉजिटिव पता कर लो, अगर आपको पॉजिटिव पहचान में आ गया तो निगेटिव भी उतना ही होगा, ऑब्वियसली ये चीज़। अब एक Na है और एक Cl है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो बताओ बच्चों एन फैक्टर कितना, 1। हमें ना पॉजिटिव से मीनिंग है और ना ही निगेटिव से। अभी समझाऊंगा ये बात कि हम मैग्नीट्यूड ही क्यों लेते हैं, चार्ज क्यों इंक्लूड नहीं करते, अभी बताऊंगा ये बात। MgCl2, Mg पे कितना चार्ज होता है, 2 पॉजिटिव, और Cl पे कितना होता है बच्चों, 1 निगेटिव। Al पे कितना होता है, ट्राई पॉजिटिव, Cl पे कितना होता है, 1 निगेटिव। अगर आपको ये चार्ज सीखने होंगे तो मैं आपको अलग से लेक्चर दूंगा जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी हमारी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम चार्ज अलग से सीखेंगे। अब एल्यूमिनियम पे कितना होता है, ट्राई पॉजिटिव, और सल्फर पे कितना होता है, डाई निगेटिव। अब एक Mg पे कितना चार्ज है बच्चों, 2 पॉजिटिव। एक Mg पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। Cl पे कितना चार्ज है, 1 निगेटिव। बट Cl कितने हैं हमारे, 2। एक Cl पे 1 निगेटिव चार्ज, 2 Cl पे 2 निगेटिव चार्ज, आया ना इक्वल। अगर इक्वल है तो कोई सा हमें ना पॉजिटिव से और निगेटिव से कोई मीनिंग नहीं, इसका इनफैक्टर 2। एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज, ट्राई पॉजिटिव। एक क्लोरीन पे कितना, 1 निगेटिव। क्लोरीन कितनी है, 3। एक पे 1, 3 पे 3, तो 3 पॉजिटिव है इसके अंदर और 3 निगेटिव है। कितना ले लूँ मैं, कोई सा एक ले लेता हूँ, 3। अब एक एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है बच्चों, +3। 2 एल्यूमिनियम पे कितना होगा, +6। एक सल्फर पे कितना चार्ज होता है, -2। 3 सल्फर पे कितना होगा, -6। मैं कोई सा एक ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, कोई भी कंपाउंड आपके सामने रख दें तो उसमें अगर वो सोल्ट हुआ तो आपको क्या करना है, ये तो टोटल पॉजिटिव चार्ज पता करें या टोटल निगेटिव चार्ज पता करें। अगर टोटल पॉजिटिव उसके अंदर +3 है हमारा, तो निगेटिव भी कितना होगा, ऑब्वियसली -3, क्योंकि कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है, मतलब न्यूट्रल जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। तो एन फैक्टर सोल्ट के लिए हम सीख गए। बेस के लिए हमारा OH आयन की संख्या कितनी होगी, मतलब नंबर कितना होगा उसका, उसके लिए उसकी एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं। एसिडिटी क्या है उसकी, नंबर ऑफ OH आयन, नंबर ऑफ OH आयन। और ये हमारे क्या है, एसिड्स। एसिड्स के लिए एन फैक्टर क्या होता है हमारा, उसके पास, उस कंपाउंड के पास में, उस एसिड के पास में कितने H+ आयन है, वो उसकी बेसिसिटी भी होती है। तो बच्चों आपको 3 एन फैक्टर सिखा दिए गए हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रब कर देता हूँ मैं, आप अच्छे से समझ ले और इन्हें फिर नोट कर ले। अभी कुछ बातें और बताता हूँ एन फैक्टर के बारे में ही। अब देखो बच्चों, सोल्ट के लिए एन फैक्टर क्या था हमारा, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या हमारा टोटल निगेटिव चार्ज। बट मैंने बोला था आपको केवल उसकी वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड लेना है, आपको पॉजिटिव और निगेटिव इंक्लूड नहीं करना। अब एन फैक्टर अगर हमने निगेटिव ले लिया, निगेटिव हमने कैसे ले लिया, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव तो लेते ही है, वैसे भी हम 2 लेंगे तो वैसे भी पॉजिटिव ही है। अगर हम निगेटिव ले लेते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर एन फैक्टर हमारा निगेटिव होगा, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। और अगर एन फैक्टर हमारा निगेटिव हुआ तो यहाँ पे एक निगेटिव वैल्यू आएगी, और इक्विवेलेंट मास हमारा क्या आ गया, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू निगेटिव वैल्यू। और मास कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, मास कैन नॉट बी क्या बच्चों, निगेटिव। मास बच्चों हमारा क्या नहीं हो सकता, मास हमारा निगेटिव नहीं हो सकता। इक्विवेलेंट मास इट मीन्स इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ मास एंड मास कैन नॉट बी निगेटिव। और मास निगेटिव नहीं हो सकता तो फिर एन फैक्टर को निगेटिव भी नहीं रख सकते। इसी वजह से हमने क्या किया, इसी वजह से हमने वहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लिया है, उसकी वैल्यू ली है, चार्ज को इंक्लूड नहीं किया है। ऑक्सीड एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेडिंग लगाइए बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट।
एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब बच्चों आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अभी नहीं पता होगा। अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास में रेडॉक्स के नाम से एक चैप्टर होता है, अगर आपने वो वाला वहाँ पे पढ़ा है ना रेडॉक्स रिएक्शन, तो उसके अंदर ये चीज़ बताई जाती है। बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। आपको ये मैं खुद 2 चैप्टर के अंदर सिखाऊंगा। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा 4th चैप्टर होगा, और एक हमारा होगा डी ब्लॉक, डी एंड ए ब्लॉक के नाम से है, वो लास्ट से बिल्कुल जस्ट पहले वाला होता है। तो इन 2 चैप्टर के अंदर डिटेल इनके बारे में है। वहाँ पे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ने भी होते हैं हमें, तो वहाँ पे इनके बारे में डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट ही बता देता हूँ, मतलब कितनी ज़रूरत आपको इनकी पड़ेगी। वैसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है ना, वो बहुत ही कम आता है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट से, फिर भी हमें नॉलेज रखनी चाहिए। वैसे डी ब्लॉक में क्लियर हो जाता है वहाँ पर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा होता है KMnO4। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं हमारे पास में, ये फेमस है हमारा KMnO4, हमारा बहुत फेमस है। पोटेशियम पर मैग्नेट, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये भी हमारा फेमस है 12th लेवल पर। अब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इनफैक्टर बता देता हूँ आपको। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए एन फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र हुए हैं। जितने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफ़र होते हैं ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, उसका क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग, उसका होता है एन फैक्टर फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी। जैसे ये है हमारा KMnO4, क्या बच्चों? ये हमारा KMnO4। KMnO4 जो है ना हमारा, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसमें इसका जो चार्ज है वो कितना है? +7। ये चार्ज वगैरह सब मैं आपको वहीं पे सिखाऊंगा। ये कहाँ से आया है? इसका +1 रखा है इन्होंने इसका कितना रखा हुआ है? -8, और ये कितना होगा? -7। ये दूसरी साइड जाकर कितना हो जाएगा? इक्वल रखते हैं यहाँ पे 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? +7। ये निकालना हम आगे सीखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको मैं खुद सिखाऊंगा। ये हमारा कितना हुआ बच्चों? इसका चार्ज है +7। अब जब KMnO4 रिएक्शन करता है ना, तो वो 3 मीडियम में रिएक्शन करता है बच्चों। एसिडिक मीडियम मतलब कोई एसिड की प्रेजेंस में। दूसरा बच्चों हमारा KMnO4 रिएक्शन कब करता है? KMnO4 हमारा रिएक्शन करता है बेसिक मीडियम में भी, कोई बेस की प्रेजेंस में हम कराएं। और तीसरा न्यूट्रल मीडियम, ना एसिड होगा और ना ही बेस होगा, न्यूट्रल मीडियम। बस वैसा आपको यही वाला पोर्शन याद रखना होता है यहाँ से। बट मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही अच्छी ट्रिक है हमारे पास में, उस ट्रिक से हमेशा के लिए याद हो जाएगा आपके, कभी आप इसे भूलने के भी नहीं। बेसिक मीडियम में ये इसका कितना चार्ज है? +7। ये कितना है? +7। अब ये एसिडिक मीडियम है ना, बेसिक मीडियम में 1, 3 और 5, ये इसके क्या बच्चों? एन फैक्टर की वैल्यू। क्या बच्चों? इनकी एन फैक्टर की वैल्यू। अब मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ से आती है। ये यहाँ पे +7 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं इसे हम। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +7। अब रिएक्शन करने के बाद एसिडिक मीडियम में Mn इधर कितने चार्ज रखता है? Mn इधर कितना चार्ज रखता है और रिएक्शन करने के बाद पता लगता है। तो Mn यहाँ पे कितना है बच्चों? कितना? +7। यहाँ पे कितना हो जाएगा? +2। अब +7 से +2 होने में कितना चेंज आया बच्चों? कितना चेंज आया बच्चों? हमारा 5 आया है, तो इसका फैक्टर कितना होगा? 5। बट ये चेंज कैसे आया है, ये डी ब्लॉक के अंदर डिटेल में सीखते हैं हम। अब इधर देखो, आप इधर देखो, यहाँ पे Mn कितने में होगा? आप सब एज्यूम करो कितना होगा हमारा। यहाँ पे कितना चेंज आया है हमारा? 1 का। यहाँ पे कितना चेंज आया था हमारा? 5 का। 5 का चेंज आने का क्या मीनिंग है? 7 था, 5 का चेंज का मीनिंग है 2 रह गया। अब 1 का चेंज आया तो कितना? +6। और यहाँ पे कितना? प्लस कितना बच्चों बताओ? 3 का चेंज है ना, +4। अब ये चीज़ें आपको मैं डी ब्लॉक के अंदर खुद सिखाऊंगा। अब आपको ये कैसे याद रखोगे, वही मेन टॉपिक है कि आप इसे याद कैसे रखोगे। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक।
ये क्या बनना है बताओ? ये है बना, BNA। क्या है ये? बना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो ना आप, तो थोड़ा सा हिंदी भी यूज़ करो। बना 135, 135 है ना, बना 135। अब आप मतलब एक बार अपने हाथ पे लिख लो या कहीं पे भी लिख दो, अपने नोट्स के ऊपर लिख दो बना 135। बना क्या बना हमारा? 135 बना हमारा। बना 135 मतलब बेसिक मीडियम में इन फैक्टर हमारा कितना होता है? 1। न्यूट्रल मीडियम में हमारा कितना होता है? 3। और एसिडिक मीडियम में हमारा कितना होता है? 5। ठीक है, बेसिक में कितना है बच्चों हमारा? 1। देखो न्यूट्रल में कितना है हमारा? 3। वैसे डिटेल में हम डी ब्लॉक के अंदर सीख के आएंगे, यहाँ पे हम ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे। तो KMnO4 जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग इन्फेक्टर शो करता है, उसके लिए रिएक्शंस के द्वारा पता लगता है। बस अभी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने एक ट्रिक के द्वारा याद कर लिया है कि इसका इन्फेक्टर कैसे निकाल लेंगे।